आप सबका वापस से स्वागत है हिस्ट्री अनर्थ के एक नए चैप्टर, एक नई वीडियो लेक्चर में। आज का हमारा टॉपिक चालकोलिथिक पीरियड है। चालकोलिथिक पीरियड जिसे बहुत सारे स्कॉलर्स नॉन हड़प्पन चालकोलिथिक कल्चर की तरह भी कहते हैं ना। नॉन हड़प्पन चालकोलिथिक कल्चर क्यों? बिकॉज ये एक ऐसा ट्रांजिशन पीरियड माना जाता है जहाँ से जो एक ह्यूमन इवोल्यूशन हो रहा था वो अब स्पेसिफिकली एक सटल डिफरेंस से स्टोन पीरियड से मेटल एंड देन कॉपर, दैट इज़ द कॉपर पीरियड, एंड देन यहाँ से फिर एक कल्चर, हड़प्पन कल्चर टू हड़प्पन सिविलाइजेशन की तरफ वो एक शिफ्ट में जा रहा है। एक आपका पूरा लीनियर पैटर्न में वो ग्रो करते जा रहा है या मूवमेंट होते जा रहा है उसका। ये जो पूरा चालकोलिथिक पीरियड है, इसका टाइमलाइन जो है वो 4000 से 1000 BCE के बीच में आपका आता है ना। प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, हिस्टोरिक पीरियड जो हमने प्रीवियस 3 लेक्चर्स में बात करी, 3 से 4 लेक्चर्स में। प्रोटो हिस्टोरिक यानी कि उस हिस्टोरिक पीरियड के बाद जो अभी तक हमने बात करी उसके बाद का समय, तो उस समय की प्राइमरी हम बात करें। अब यहाँ पे गल्फ, ये इंपॉर्टेंट क्यों है? अगेन ये गल्फ इसलिए करा रहा है बिकॉज ये गल्फ है बिटवीन क्या, प्री हिस्टोरिक जो अभी तक हमने बात करी, दैट इज द पैलोथिक, मेसोलिथिक एंड द न्यूलिथिक एंड द हिस्टोरिक फेजेस ऑफ इंडियन हिस्ट्री। तो इससे पहले जो हमने बात करी वो प्री हिस्टोरिक पीरियड था, फिर एक हिस्टोरिक पीरियड का ट्रांजिशन है, देन इसके बाद प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड आता है जो इसके बाद का समय हमें देखने को मिलता है। एक गल्फ है। क्लियर? नाउ इंडियन कंटेक्स्ट में बात करें, स्पेसिफिकली इंडियन कंटेक्स्ट में, इसका मतलब ये है कि ये सब जगह यूनिवर्सली एप्लीकेबल नहीं है। कुछ एरियाज में डेफिनेटली देखने को मिलेंगे, कुछ रीजन्स में, कुछ कंट्रीज़ में, कुछ कॉन्टिनेंट्स में देखने मिल सकते हैं। 3 कॉपर यूजिंग कल्चर्स हमें देखने को मिलते हैं इंडियन बात करें। एक हड़प्पन कल्चर, हड़प्पन सिविलाइजेशन, जहाँ पे एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर है यूसेज ऑफ कॉपर। फिर एक ऐसा कल्चर जो कि हड़प्पन कल्चर, हड़प्पन एरिया के बियॉन्ड था। ठीक है, ये वेस्टर्न टू ईस्टर्न पूरा आपका एरिया कवर करता है इंक्लूडिंग द डेक्कन पार्ट। ठीक है, बिकॉज हमें पता है अगर हम स्पेसिफिकली बात करने की कोशिश करें तो अगर ये हमारा इंडिया है तो ये रीजन जो है प्राइमरीली नॉर्थ वेस्टर्न रीजन, वेस्टर्न रीजन, रिसेंट डिस्कवरीज के आसपास में आपका सदर्न पार्ट में भी कुछ एरियाज में आपको हड़प्पन साइट देखने मिले, बट बियॉन्ड जो अभी हम इस एरिया की बात कर रहे हैं वो कुछ इस एरिया की बात कर रहे हैं, यानी कि वेस्टर्न घाट से लेके ईस्टर्न घाट इंक्लूडिंग डेक्कन पार्ट, ये पूरा हम बात कर रहे हैं। देन थर्ड जो हमारे पास आता है वो डेफिनेटली हमारे पास कौन सा है, वो है कॉपर होर्ड कल्चर। क्वेश्चन जो इस टाइम पे रेज होएगा, ये होर्ड क्या है? होर्ड का मतलब होता है बहुत सारी चीज़ों का एक काइंड ऑफ कल्मिनेशन, एक काइंड ऑफ चीज़ों को इकट्ठा करके रखना एक छोटे से एरिया में, बहुत सारे सिमिलर पैटर्न की चीज़ों का मिलना, उसको हम होर्ड कह सकते हैं। तो ऐसा एग्जाम्पल हमें वेस्टर्न यूपी में देखने मिला है जहाँ पे कॉपर से बिलोंगिंग, कल्चर से बिलोंगिंग बहुत सारी चीज़ों का हमें प्रेजेंस देखने को मिला है, एंड दैट इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ अब हड़प्पन कल्चर की जब हम बात करते हैं, हड़प्पन कल्चर वो अपने आप में अर्बन ही नेचर है, अर्बनाइजेशन हमें देखने मिला। अब डिफरेंट हिस्टोरियंस के बीच में डिफरेंट व्यू पॉइंट्स रहे कि एक अर्बन आइडिया, एक एज एन आइडिया अर्बन जो सेंटर्स होते हैं उसको हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, बिकॉज हमारे पास रूरल सेंटर्स होते हैं गांव के, कुछ हमारे सब अर्ब सेंटर्स होते हैं, यानी कि वो एक ट्रांजिशन जोन जो कि रूरल और अर्बन के बीच का होता है, एंड देन द अर्बन जोन, देन मेट्रोपोलिस, मेट्रोपॉलिटन, बहुत सारे जोन्स होते हैं। बट स्पेसिफिकली अगर हम यहाँ बात करें तो अर्बन जोन को डिफाइन करने के पीछे कई सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। उसमें से एक सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है कि एक आपके पास एग्रीकल्चर सरप्लस होगा ना। यहाँ पे मैं थोड़ा सा कनेक्ट करने की कोशिश करूँगा हमारे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को जिसका नाम है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। अब जो इंडस्ट्रियलाइजेशन या इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ था
ब्रिटेन में, लंदन में। तो उसका एक बहुत बड़ा फैक्टर ये था कि उसके एक बैकग्राउंड में एग्रीकल्चर सरप्लस था। अब एग्रीकल्चरल सरप्लस होने का एक बेसिक एडवांटेज क्या होता है और एक बेसिक एडवांटेज हम क्यों देखते हैं कि सरप्लस होना चाहिए? तो इसका कारण ये कि जब आपके पास एग्रीकल्चर सरप्लस होएगा या किसी कंट्री के पास एग्रीकल्चर सरप्लस होगा, तो उसके ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में एक ऑलरेडी कंट्रीब्यूशन है एग्रीकल्चर का, पहला चीज़। तो एक आपका इकोनॉमिकल बैकिंग है, पहली चीज़। दूसरा, आपका लेबर उसमें ऑलरेडी इन्वॉल्व था, तो एक सब्सटैंशियल नंबर ऑफ लेबर्स ऑलरेडी इन्वॉल्व है। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी या मार्जिनल एम्प्लॉयमेंट की हम बात करते हैं कि जहाँ पे मोर देन द रिक्वायरमेंट अगर हमारे पास है तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज नहीं करती, इट रिमेन समवॉट मार्जिनली ज़ीरो। तो यहाँ पे क्या है कि सरप्लस जो लेबर बचता है बाय ओवरसी विद स्किल इम्प्रूवमेंट, रीस्किलिंग, एजुकेशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, आप उसको चैनलाइज कर सकते हो। बिकॉज इट्स अ वेरी एक बहुत ही कॉमन फैक्टर होता है, कॉमन लॉ है इकोनॉमिक्स में कि जितना ज़्यादा सरप्लस बढ़ेगा किसी क्वांटिटी का, उतना मार्केट में उसकी डिमांड डेफिनेटली कम होती जाती है, तो उसमें प्राइस भी उससे कम होता है। यानी कि अगर आपके पास लेबर सरप्लस में है, जो एग्जांपल आज के दिन में इंडिया में डेमोग्राफिक डिविडेंड की हम बात करते हैं एग्जांपल के तौर पे, तो उस केस में क्या होता है कि सरप्लस क्योंकि हमारे पास ज़्यादा है, दैट इज़ द रीज़न जो लेबर हमारे पास होते हैं खासकर अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड प्रोफेशंस में या जॉब्स में, तो वहाँ पे बहुत ही चीप लेबर्स रेट्स में अवेलेबल हो जाते हैं। तो दैट इज़ द केस, और ये बहुत बड़ा कारण है कि हमारे पास जो बिहार एंड यूपीज़ में जो हमारे बहुत सारे लेबर्स होते हैं जिनकी वजह से हमारी इकनॉमी एक्चुअली फंक्शन कर पाती है, उनको बहुत कम आई वुड से वेज मिलता है। द रीज़न भी उनकी जो प्रेजेंस है वो सरप्लस में, एंड दैट इज़ द केस। ना ये पहला फैक्टर होता है। सेकेंड फैक्टर हो जाता है हमारे पास एग्रीकल्चर की एक चीज़ इंपॉर्टेंट ये भी है कि जब आपके पास एग्रीकल्चर सरप्लस इनपुट होता है, तो नाउ यू कैन एक्चुअली चैनलाइज द रिसोर्सेज जो आपके पास अवेलेबल है टू सम अदर प्रोडक्टिव एरियाज। तो ये भी बड़ा फैक्टर है, ठीक है। सेकेंड, स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन इंपॉर्टेंट क्यों होता है? बिकॉज धीरे 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 एक कैपिटलिज्म की जब इकोनॉमी की हम बात करते हैं, मैं यहाँ पे कैपिटलिज्म को क्यों इंक्लूड कर रहा हूँ, बिकॉज वो बेटर वे में समझाने में हेल्पफुल होगी। क्योंकि आप जैसे जैसे मैं हर्बन कल्चर की बात कर रहा हूँ, सिलेक्शन की बात कर रहा हूँ, तो क्योंकि आपके पास सरप्लस है ना, एक कैपिटलिस्टिक थॉट प्रोसेस में एक बहुत ही एक कॉमन आइडिया होती है कि अगर आपके पास जब सरप्लस है और आपको किसी चीज़ की प्रोडक्टिविटी करनी है, तो नाउ यू कैन एक्चुअली फोकस ऑन इट स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन पे कैसे हो सकता है? क्योंकि एक जब एक पर्टिकुलर इंसान को या पर्टिकुलर लेबर को आप किसी पर्टिकुलर काम को रेगुलर बेसिस पे करवाते जाते हो, तो बाय द आफ्टर सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम, सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, उस काम को लेके वो स्पेशलाइज होना शुरू होता है। तो ऐसा मैं नहीं बोलूँगी कि पूरी मेच्योर स्टेज में, बट एक प्रिमिटिव स्टेज में डेफिनेटली हमें यहाँ पे देखने मिलता है। अब किस स्टेज में? डेफिनेटली एडवांस टूल्स टेक्निक्स में नहीं, बट स्पेशलाइजेशन इन टर्म्स ऑफ क्राफ्ट्स, तो ये चीज़ हमें देखने को मिल जाती है। क्लियर? इंटर रीजनल ट्रेड बढ़ता शुरू होता है क्योंकि आपके सरप्लस प्रोड्यूस है। अगेन इकोनॉमिक सेंट्रिक है, सरप्लस प्रोड्यूस है, तो नाउ जब सरप्लस प्रोड्यूस है तब उसको क्या करोगे? या तो उसको ग्रेनरी में स्टोर करोगे, जो कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में हमें हड़प्पा में, मोहनजोदड़ो में, कई सारी जगहों पे देखने मिला है। या फिर उसको आप ट्रेड करोगे, जैसे एग्जाम्पल हमें अवेस्ता में देखने मिला है, मेसोपोटामिया में देखने मिला है, या बहुत सारे अदर रीजन से देखने मिला है। इंटरनल ट्रेड, एक्सटर्नल ट्रेड दोनों देखने को मिला है। अब सबसे बड़ी बात होती है कि ट्रेड आप क्यों करो? ट्रेड करने पीछे कई सारे फैक्टर्स होते हैं। पहला, आपका एक रीजनल कॉन्टैक्ट बढ़ता है। सेकेंडली, आपके पास कहीं ना कहीं सरप्लस आ रहा होता है। तीसरा, अगर आप कुछ दे रहे हो तो आप भी वहाँ से कुछ लेके आओगे, तो काइंड ऑफ एक सोशल इनइक्वालिटी का एक बहुत बड़ा हम कह सकते हैं कॉन्सिक्वेंस होता है, जहाँ पे इसको प्रमोट किया जाता है, एंड दैट इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। बियॉन्ड दैट, अगर हम बात करें कुछ और इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं, लाइक बेसिक बात करें तो फोर्टिफाइड टाउन्स, तो कि हड़प्पा में या हड़प्पन सिविलाइजेशन में बहुत ज़्यादा देखने मिले। आर्ट ऑफ राइटिंग, यस डेफिनेटली आर्ट ऑफ राइटिंग हड़प्पन सिविलाइजेशन में भी प्रेजेंट है, इसमें कोई डाउट नहीं। बट द पॉइंट इज वो अभी तक डिसाइफर्ड नहीं हो पाया, दैट इज़ द रीज़न हम उसे पढ़ नहीं सकते। बट इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पे आर्ट ऑफ राइटिंग नहीं थी। एंड ऐसे कई सारे फीचर्स है जिसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि अर्बन सेंटर्स थे। बाकी अगर हम बात करें द अदर टू कल्चर्स की बात करें, वो हमें फार्मिंग कम्युनिटी एंड रूरल सेटलमेंट के हिसाब से समवॉट देखने को मिल जाती है ना। अब सबसे बड़ी बात हमारे पास क्या देखने मिलता है? कल्टीवेशन। कल्टीवेशन पहले शुरू हो चुका था, हमने पहले ही बात करी थी मेसोलिथिक पीरियड पे।
न्यूलिथिक पीरियड में ना कल्टीवेशन डेफिनेटली बहुत एक्सटेंसिव हो रही थी। इससे पहले बार्ले, रागी, राइस, वीट, डिपेंडिंग ऑन कि आपका जोग्राफी कैसा है, आपके पास अवेलेबल फिजियोग्राफी कैसे है, उसके हिसाब से कल्टीवेशन। नाउ बाय दिस टाइम कॉटन कल्टीवेशन भी बहुत हद तक इम्पॉर्टेंट पड़ जाता है। जैसे मैंने बताया था पिछले लेक्चर में भी कि वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फीचर कॉटन का जो हम देखने मिलता है वो होता है आपका बेसिकली दी सदर्न पार्ट ऑफ द इंडिया, सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं जहाँ पे टाइटेनी फेरस मैग्नीटाइट, जो टाइटेनी फेरस मैग्नीटाइट है क्योंकि इसका प्रेजेंस ज़्यादा था तो हमें देखने मिलता है इट सपोर्ट्स क्या बेसिकली इसके से टाइटेनी फेरस मैग्नीटाइट कैसे हमें यहाँ पे क्या देखने मिलता है कि सॉइल का कलर बेसिकली क्या है, ब्लैक है ना। सॉइल कलर का ब्लैक है और क्योंकि ब्लैक सॉइल इसको हम रेगुलर सॉइल भी कहते हैं, उसकी एक नेचुरल प्रॉपर्टी है कि वो अपने आप में सेल्फ फ्लो करता है ना, उसकी वाटर रिटेंटिव कैपेसिटी ज़्यादा होने की वजह से एंड दिस इज द क्वालिटी ऑफ द सॉइल। बट बियॉन्ड दैट क्योंकि आपका जो ज्योग्राफी है वो कॉन्टिनेंटैलिटी के पास में, बेसिक कॉमन एक आइडिया है आपके ज्योग्राफी में, एंड बेसिकली फिर आपका कॉन्टिनेंटैलिटी की वजह से, ह्यूमिडिटी की वजह से, प्रेसिपिटेशन की वजह से, कई सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से कॉटन का कल्टिवेशन कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलता है ना। अनदर इंपॉर्टेंट फीचर जो हमें यहाँ पे देखने मिलता है वो है बेसिकली पॉटरी ना। पॉटरी इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज अगेन पॉटरी की रेलिवेंस क्या थी, क्यों बनाया गया, क्या डिबेट्स है, ये मैंने पहले ही बात करी है। पॉटरी को स्टोर ऑफ वैल्यू के लिए तरह से ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिया जाता है, पर जैसे इसमें पता है जैसे जैसे इंसान की ग्रोथ थोड़ी डेवलपमेंट हो रही है तो वो चीज़ों में कहीं ना कहीं इनोवेशन लाने की कोशिश करेगा। और यहाँ पे हमें ज़रूर ये देखने को मिलता है कि कई सारे डिफरेंट डिफरेंट तरह के पॉटरीज़ का लाइक डेवलपमेंट भी होना शुरू होता है, उनको प्रोड्यूस करना भी शुरू होता है एंड डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में हमें देखने को मिलते हैं। अब कलर के पीछे ऑब्वियसली बहुत सारे कारण हो सकते हैं। वन ऑफ द बहुत कॉमन फीचर ये हो सकता है कि सॉइल का कलर, मिट्टी का कलर जो होगा डेफिनेटली उसके बेसिस पे होगा। फॉर एग्जांपल ब्लैक, मैंने बताया डेक्कन प्लेटू में हमें डेक्कन ट्रैप कंडीशन में टाइटेनियम फेरस मैग्नेटाइट केस देखने मिलता है जिसका ब्लैक कलर का होता है। रेड कलर क्यों होता है? बिकॉज अगर सॉइल में आयरन की कंटेंट ज़्यादा, डेफिनेटली वैसे ही ऑकर, रेड स्लीप वेयर, बेसिकली ये हो जाता है कि जब कोई आपका मिट्टी है वो लाल कलर का है विद द पैसेज ऑफ टाइम, उसका कलर बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स, बिकॉज ऑफ क्लाइमेटिक फैक्टर्स वो भी चेंज कर जाता है, जिसकी वजह से भी हमें कहीं ना कहीं डिफरेंट डिफरेंट कलर पैटर्न में शिफ्ट देखने को मिलता है। या बहुत बार हो जाता है बिकॉज वो सॉइल जो है वो बहुत ज़्यादा ड्रेन्ड एरिया में, बहुत ज़्यादा पानी वाले एरिया में, तो वहाँ पे भी लीचिंग की वजह से या फिर केमिकल रिएक्शन की वजह से या एसिडिटी कंपोनेंट बनने में से या बेसिक कंपोनेंट बनने में से, तो अगेन इट्स अ केमिकल रिएक्शन वजह से भी सॉइल का कलर वेरिएट कर सकता है। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमारे पास जो पॉटरीज देखने मिले वहाँ पे इंसाइज्ड मैटर का इस्तेमाल किया गया जो कि पंच्ड मेथड है, थंब के इंप्रेशन से बनाने जाने वाले बेसिकली हमें यहाँ पे ऑपरेशंस देखने मिले हैं पॉटरीज में, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फीचर है। डेफिनेटली एक्सटेंसिव वे में देखने मिला है एंड द वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पार्ट इज हमें राजस्थान में होड़ देखने मिले। अभी राजस्थान में सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि जो राजस्थान में हमें होड़ देखने मिला है पॉटरीज की, वहाँ पे हमें इमेजेस ऑफ सन, मून, एलिफेंट, राइनोसेरस, बाइसन, ये हमें देखने मिला है। पॉटरीज जो थे वो कंपेरेटिवली बड़े साइज़ में थे इन कंपैरिजन टू न्यूलिथिक। कई सारे हमें एरियाज़ में सिरामिक पॉटरीज भी देखने मिले और उसमें हमें कई सारे पॉटरीज में कोई डिपिक्शंस तो ऑब्वियसली हमें पॉटरीज में देखने मिलते हैं, उस वजह से ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट सोर्स की तरह भी बन जाता है आर्कियोलॉजिस्ट एंड हिस्टोरियंस के बीच में, जहाँ पे वो समझने की कोशिश करते हैं कि क्या और किस तरीके से वो जो एक पर्टिकुलर सोसाइटी थी वो फंक्शन करती थी या वहाँ पे क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, रेलिवेंट थी, डेफिनेटली उसकी वजह से हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पे हमें डिपिक्शन ऑफ पिक्चर्स एंड रिफाइनमेंट भी हमें देखने मिलता है। ट्रेड के एविडेंसेस हमें पॉटरीज से भी कई सारे देखने को मिलते हैं। ना सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे क्या है कि हमें चारप्रतीक मैन की अगर हम बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि हमने ये ज़रूर देखा था कि न्योलिथिक पीरियड के ट्रांजिशन में जो एक इंसान की प्रवृत्ति थी कि वो पहले नेकेड था, वहाँ से वो अपने आप को शिफ्ट कर रहा था, बॉडी को कवर करना शुरू कर रहा था, तो यहाँ पे भी कुछ ज़्यादा एक्सटेंसिवली वो ग्रो करना या ज़्यादा कवर अप करना या ज़्यादा वे में अपने आप को हाइड करना वो शुरू करता है। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो कई सारी चीज़ों की जो एविडेंसेस हैं हमें भीमबेटका के जो केव पेंटिंग्स हैं, भीमबेटका जो कि एक इम्पॉर्टेंट साइट है मध्य प्रदेश के पास में, वहाँ से भी हमें देखने को मिले। The most another most important topic of discussion here is the settlement part. Settlement, sedentary pattern जो हमें पता है बिकॉज ऑफ एग्रीकल्चर इंसान ठहराव में आ गया था,
धीरे धीरे वो रुक रहा था। क्यों? बिकॉज उसे पता था अब उसे ज़्यादा हड़बड़ी नहीं है इधर उधर जाने की, अपने खाने को ढूंढने की, कि उसका खाना उसके पास उग रहा है और उसे बस उसे निकालना है, उसे कल्टीवेट करना है एंड देन उसे उसको कुक करना है एंड कंज्यूम करना है ना। अब यहाँ पे क्या था, धीरे धीरे जैसे मैंने बताया था पहले विलेज हर्ट्स बन रहे थे, उसमें शेप्स एंड साइज में डिफरेंस आ रहा था। अब क्या होता है, वो जो एक काइंड ऑफ कम्युनिटी काइंड ऑफ बिल्डिंग आपको देखने को मिलेगा। धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी रिलेशनशिप बिल्डअप होना शुरू करते हैं, लोग आसपास में होना शुरू करते हैं, वो एक सेंस ऑफ साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट भी हमें देखने मिलती है, जहाँ पे काइंड ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट भी बनना शुरू होती है। तो वहाँ पे भी हमें कहीं ना कहीं ग्रोथ देखने को मिलेगा। यहाँ पे मड और स्टोन के हट्स देखने मिलते हैं, जिसमें थैच रूफ्स थे। कई सारे हर्ट्स हमें देखने मिले जो कि सर्कुलर शेप में थे, कई सारे देखने मिले जो कि ओवल शेप में थे, कई सारे देखने मिले जो रेक्टेंगुलर शेप में थे। तो ये चीज़ भी हमें ये चीज़ भी जो है हमें देखने को मिल जाती है ना। सेटलमेंट्स डोमिनेट कर रहे थे, कई सारे सेटलमेंट्स बड़े थे, कई सारे सेटलमेंट्स छोटे थे। अब ये सेटलमेंट्स का जो पैटर्न था वो भी एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है हिस्टोरियंस को, स्कॉलर्स को, आर्कियोलॉजिस्ट को ये समझने में कि काइंड ऑफ एक सोशल इनइक्वालिटी का पैटर्न जो है हमें यहाँ पे देखना शुरू हो जाता है। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है बरियल्स का, क्योंकि हमें पता है कि बरियल्स जो थे वो पहले शुरू हो चुके थे। घर के नीचे ही दफन किए जाते थे, ग्रेव गुड्स के प्रेजेंस थे। तो ये चीज़ें जो थी जो पहले थी वो डेफिनेटली अभी भी चल रही होगी, बट थोड़ी एक्सटेंसिव वे में चल रही होगी। तो उनको प्रैक्टिस किया जाता था। बरियल्स, एक्सटेंडेड बरियल्स जो थे वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ करते थे। एंड ये इज़ इम्पॉर्टेंट एक्सटेंडेड बरियल्स, ठीक है। एंड यहाँ पे कई सारे ग्रेव कोड्स देखने मिले, यानी कि लाइफ आफ्टर डेथ के कॉन्सेप्ट में ये डेफिनेटली बिलीव करा करते थे। पेंटिंग्स की बात करें तो कई सारी चेंजेस हैं। केव नंबर 49 जो है वहाँ पे एक लौता केव है बेसिकली जहाँ पे चालकुलितिक पेंटिंग्स देखने मिले। केव नंबर 49। अब यहाँ पे हमें क्या क्या थीम्स देखने मिले। इंसान जो रेगुलर बेसिस पे काम करता था, डे टू डे एक्टिविटीज़, जैसे कि मान लीजिए वो हंटिंग कर रहा है, बिकॉज ये तो नहीं कि हंटिंग वो बिल्कुल छोड़ देगा, हंटिंग अभी भी कर रहा होगा, वैसे एविडेंस देखने मिले। फूड को गैदर कर रहा है उसके देखने मिले, फूड को प्रोड्यूस कर रहा है उसके देखने मिले, सोशल गैदरिंग हो रही है उसके देखने मिले, हर्ट्स की किस तरीके से होंगे शायद उसके भी एक काइंड ऑफ डिपिक्शन हम बहुत हद तक कह सकते हैं कि देखने को मिला है। एंड कहीं ना कहीं इंसान देखने मिले कि वो किस तरीके से अपने शरीर को, पूरे बॉडी को कवर कर रहा है, वो भी हमें यहाँ पे देखने को मिला है। तो दैट इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये भी होता है कि इस टाइम पे स्कॉलर्स को एक, और जो रिसर्चर्स थे उनको एक बहुत ही यूनिक फैक्टर देखने मिला कि यहाँ पे ओवरलैपिंग ऑफ पेंटिंग्स तो थे, बट बहुत हद तक पेंटिंग्स को जो इस टाइम पे पेंटर्स थे, जो इंसान पेंटर्स हुआ करते थे इस टाइम पे, उन्होंने इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान रखा था कि जो पहले के पेंटिंग्स थे, इफ़ नॉट पैरालिथिक बट मेसोलिथिक और नियोलिथिक को बिलोंग करने वाले पेंटिंग्स को उन्होंने ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं किया। मैं ये नहीं कहूँगा बिल्कुल नहीं किया, बट बहुत हद तक उनको प्रिजर्व करके रखा। दैट इज़ समथिंग वेरी यूनिक। क्लियर ना। सबसे बड़ी बात क्या है कि जो हम एक पूरे पीरियड की बात करें चालुक्य की, तो चालुक्य पीरियड जो है वो नदर्न इंडिया में तो बहुत पॉपुलर हुआ, बट सदर्न इंडिया की अगर हम बात करें तो चालुक्य पीरियड एक्चुअली सदर्न इंडिया में पूरी तरह से डेवलप नहीं कर पाया। तो कई सारे फैक्टर्स है, कई सारे डिबेट्स है कि ऐसा क्यों नहीं हो पाया। बहुत सारे स्कॉलर्स का मानना ये है कि शायद ज्योग्राफी का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर था, क्योंकि अगर जब हम पूरा एक स्ट्रक्चर को देखने की कोशिश करते हैं, खासकर जो एक कोलाइजन हुआ था हमारी प्लेट का, इंडो यूरोपियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का यूरेशियन प्लेट्स के साथ, तो कई सारे प्लेट्यूज, कई सारे आपके पठार के रीजन, छोटे छोटे हिल्स के रीजन वो बनना शुरू हो गए थे। एंड एक फॉल्ट भी हमें देखने मिलता है, नर्मदा और तापी का फॉल्ट, ये भी देखने मिलता है। वेस्टर्न घाट्स का फॉर्मेशन देखने मिलता है। कई सारे आप ऑब्वियसली डेक्कन ट्राइब की वजह से एक आपको पूरा प्लेट्यू का रीजन बन जाता है, एंड ये ऑब्वियसली रॉकी एरिया था। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पे क्या है, क्योंकि ये रीजन अपने आप में बहुत ही अनड्यूलेटिंग था, बहुत ही कॉम्प्लेक्स था, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे इंसान के लिए शायद ये डिफ़िकल्ट था कि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में जो कि बहुत ज़्यादा फॉरेस्टेड था, एंड सदर्न रीजन में जहाँ ज़्यादा थोड़ा सा हिल के रीजन में एंड थोड़ा प्लेट्यू के रीजन में डोमिनेटेड था, वहाँ पे इसको लेके जाना। बट जब वो पहुंचा तो डेफिनेटली वो जब इंटरेक्ट करता है तो यहाँ पे एक सबसे बड़ी कॉमन फैक्टर क्या थी कि यहाँ पे मेगालिथिक था, मेगालिथिक कल्चर
जो कि लार्ज स्टोन एज कल्चर था, जो कि बहुत डोमिनेट करता है। आई एम नॉट सेइंग कि पूरी तरह सदर्न इंडिया में था, बहुत से सेंट्रल इंडिया में देखने मिले, बट एंड इवन नॉर्दर्न इंडिया में देखने मिले, बट सदर्न इंडिया में डोमिनेट करता था मेगालिथिक कल्चर। तो इवेंचुअली जाके उसमें इंटरेक्ट कर जाता है, उसके साथ ये मर्ज कर जाता है। ओवरऑल देखें तो कई सारे आपको डिफरेंट कल्चर्स देखने मिलेंगे जो इस टाइम पे डेवलप करते हैं, मेनली जोग्राफिकल वेरिएशन के बेसिस पे। जैसे कि आपको बानस कल्चर देखने मिलेगा जो कि 2600 से 1900 के बीच में डेवलप किया। फिर आपको कायत कल्चर देखने मिलेगा जो कि 2400 बीसी से लेकर 2000 बीसी के बीच में डेवलप किया। फिर हमें मालवा कल्चर देखने मिलेगा जो कि 1700 से लेकर 1400 बीसी के बीच में हुआ। फिर जॉर्वे कल्चर देखने मिलेगा जो अप्रॉक्सीमेट 1400 लेकर 700 बीसी के बीच में हुआ। अब इन सारे कल्चर्स में सबसे बड़ा एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर क्या है, इनका जोग्राफी। अब उसी इसमें क्या था, ये फॉर एग्जांपल कोई एक पर्टिकुलर नदी के पास है, उसके बेसिस पे हो रहा है, या यहाँ पे आपको किस तरीके से हट देखने मिल रहा है, या क्या वेरिएशन है इनके टूल्स में, या क्या वेरिएशन है यहाँ के क्लाइमेट में, या क्या वेरिएशन है यहाँ पे आर्टिफैक्ट इफ़ नॉट आर्टिफैक्ट्स आई वुड से जो भी हमें बाकी मटेरियल्स देखने मिले एविडेंसेस के तौर पे, तो वो कुछ ऐसे डिवाइडिंग फैक्टर्स होते हैं जो कि इवेंचुअली डिवाइड करते हैं। एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये भी हमें देखने मिला यहाँ पे, वो था आपका बोन टूल्स। ऐसे बहुत सारे रीजन में हमें एक चीज़ ज़रूर देखने को कॉमन मिला है कि ज़्यादातर जो चालकोलिथिक कल्चर में हमें टूल्स प्राइमरली देखने को मिले, उसमें एक यूनिक फीचर ये देखने मिला कि यहाँ पे कॉपर और जो आपके स्टोन टूल्स होते हैं, ठीक है, वो कंपैरेटिवली कम देखने मिलते हैं, और बोन के टूल्स हमें बहुत हद तक ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो इन कल्चर्स में एक ये इम्पोर्टेंट फैक्टर हो गया बोन टूल्स का। बाकी अगर सबसे इम्पोर्टेंट बात हम करें तो इम्पोर्टेंट हमारे पास यहाँ पे आया था कि कॉपर। अब कॉपर जो है वो एक मिनरल है, वो एक रॉ मटेरियल के तौर पे हम देखते हैं जो कि एक ओर से एक्सट्रैक्ट होता है। तो इंडिया में अगर हम दो पार्ट में बात करते हैं, वेस्टर्न पार्ट और ईस्टर्न पार्ट, तो वेस्टर्न पार्ट में सबसे इम्पॉर्टेंट जो साइट है वो है खेतरी माइंस। अब खेतरी माइंस कहाँ पे, खेतरी माइंस बेसिकली राजस्थान में, एंड राजस्थान में इम्पॉर्टेंट है इसी वजह से, वेल कई सारे जो इंसान होंगे वो डेफिनेटली वेस्टर्न से रीजन में तो नहीं, ईस्टर्न रीजन में। ईस्टर्न रीजन में सबसे इम्पोर्टेंट जो साइट है वो है सिंहभूम का। सिंहभूम जो कि झारखंड में, यहाँ से भी हमें देखने मिला है कि कई सारे एविडेंसेस देखने मिले कि यहाँ से भी एक्सट्रैक्ट करा जाता होगा। कुछ इम्पोर्टेंट टूल्स के बारे में बात करते हैं। और चालकोलिथिक मैन जो था वो कॉपर और कॉपर स्टोन दोनों को मिला के बड़े बड़े स्टोन, छोटे स्टोन, बो एंड एरो, इनका इस्तेमाल वो करा करता था। जो टूल्स हुआ करते थे वो शार्प, पॉलिश, वेल मेड एंड वेल क्राफ्टेड हुआ करते थे। कुछ इम्पोर्टेंट टूल्स की बात करें तो उसमें हमारे पास आता है बोल्डर, हमारे पास आता है चॉपर, हमारे पास आता है ल्यूनेट्स, हमारे पास आता है हरपून्स, हमारे पास आता है सिकल, हमारे पास आता है हैंड एक्स, दैट मीन्स एक्सेट्रा। दैट मीन्स जो पहले आपके टूल्स चल रहे थे वो आज भी टूल्स चल रहे होंगे। डिफरेंस क्या आ रहा है कि पहले जो टूल्स चल रहे थे वो ज़्यादा रिफाइंड होंगे, ज़्यादा पॉलिश्ड होंगे, वेल क्राफ्टेड होंगे, ज़्यादा शार्प होंगे। नेक्स्ट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट जो इसके बियॉन्ड है कि कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स के बारे में भी हम बात करते हैं जो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा इस पूरे लेक्चर को कॉम्प्रिहेंसिवली एंड अप करने के लिए, कंक्लूड करने के लिए। ना तो कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स की हम बात करते हैं नॉर्थ और ईस्टर्न रीजन में। यूपी की बात करें तो हमारे पास है नरहान, सुअगौरा, इमलिदी और करादी। बिहार की बात करते हैं तो चिरांद और तराड़ी। वेस्ट बंगाल की बात करते हैं तो पांडवरा, जरदीवी और महिषदल। उड़ीसा की बात करते हैं तो गोलबाई शासन। मणिपुर की बात करते हैं तो नापचिक। देन चंबल, गोदावरी बेसिन। बाकी हमारे पास आहार कल्चर, जॉर्वे कल्चर, कायत कल्चर एंड देन मालवा कल्चर, ये सारे कल्चर्स भी है वो डिफरेंट रीजन्स के हिसाब से, जैसे कोई एमपी में है, कोई महाराष्ट्र में, तो ऐसे भी रीजन्स में भी हमें ब्रॉडली देखने को मिल जाते हैं। दिस इज़ द एंड ऑफ दिस चैप्टर। अगर आपको मेरे एफर्ट्स बहुत अच्छे लगे हो तो आप डेफिनेटली मुझे फीडबैक दें। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट ज़रूर करना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें सो दैट कि दोज इन नीड और जिन्हें रिक्वायरमेंट है, जो हिस्ट्री में इंटरेस्टेड है, उन्हें ज़्यादा एक क्वालिटी कंटेंट मिल सके। मैं कोशिश पूरी करता हूँ आपको क्वालिटी कंटेंट देने की।
एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें सो दैट कि आने वाले फर्दर वीडियोस आप मिस ना करो। बाकी मैं कोशिश करता रहूँगा कि आपके लिए और क्वालिटी कंटेंट लेके आ सकूँ। टिल देन, जय हिंद,